कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अभय रजक का नमस्कार। #AIR नेक्स्ट में बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसका अर्थ है आजादी की ऊर्जा का अमृत, मतलब कि क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों की स्वाधीनता का एक ऐसा अमृत जो हमें सदैव देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है, हमारे मन में नए विचारों, नए संकल्पों की क्रांति लाता है। आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने स्वयं को समर्पित कर दिया था। न जाने कितनी माओं ने अपने सपूतों और बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान देखा। भाइयों के बलिदान के साथ साथ देश की महिला शक्ति ने भी इस पवित्र संग्राम में स्वयं को न्योछावर कर दिया। यूं तो हम अधिकांश आजादी के नायकों से परिचित हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के बारे में जो हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे, जिनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो आइए जानते हैं कि ऐसे ही महान शासक की कहानी। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत में कई सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिनका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं अपने पिता की तरह ये बच्चा भी सुल्तान की फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा बच्चा जिसके पिता खुद सम्राट की फौज के सेनापति हैं। लेकिन किसे पता था उस समय जितने भी सम्राट मौजूद हैं वे उस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उसी बच्चे का नाम था शिवाजी, जिन्हें भारत के महान शासकों में से एक माना जाता है, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विश्व विख्यात हुए। 1646 जब शिवाजी 16 साल के थे, उस वक्त भारत में किसी भी शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाना लगभग असंभव था। छत्रपति शिवाजी ने स्थानीय किसान मावलों के समर्थन से सेना का निर्माण किया और महज 16 साल की उम्र में कई किलो पर परचम लहराया। अब लोगों को महसूस होने लगा था कि कोई तो ऐसा है जो सम्राट को टक्कर देने वाला है। लोगों के मन में अब सम्राटों का डर लगभग खत्म होने लगा था। सम्राटों ने शिवाजी को रोकने के लिए कई चालें चली, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीने के भीतर अपने राज्य का एक बड़ा सा हिस्सा वापस स्वतंत्र करा लिया और बीजापुर में 6 जून 1974 में परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। वे मराठाओं के राजा बने। वे उस वक्त के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म के आधार पर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं किया। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान पूर्वक वापस भेज देते थे। उन्होंने 4 किले और 2000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किले और 1 लाख सैनिक से अधिक हो गई थी। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और 52 साल की आयु में उनका निधन हो गया। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम याद कर रहे हैं मातृभूमि की वेदी पर बलिदान होने वाले महानायकों को। ऐसे ही महानायकों में से एक थे राजगुरु, जिनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनका जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हुए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बने थे। इन्होंने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक और मां भारती के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि देते हैं।
एक दिया उनके भी नाम का, रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माँ की रखवाली में। साथियों, अब बात करते हैं कि ऐसे नाम की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने अपनी छोटी सी उम्र में ही आजादी के लिए देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा क्रांतिकारी में से एक थे। जब इन्हें फांसी दी गई तब वे मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे। जब वे शहीद हुए थे उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे। नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है, हम अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखते हैं। ऐसे ही देश पर मर मिटने को तैयार एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों में से एक तात्या टोपे का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था, लेकिन सब इनको प्यार से तात्या ही कहते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी शिक्षा मनुबाई के साथ हुई थी। जब ये बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तात्या को अपना मुंशी बना लिया था। तात्या टोपे तेज और साहसी थे। सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोहियों की सेना एकत्रित की, लेकिन यह संभव न हो सका। इसका मुख्य कारण ये था कि ग्वालियर के मान सिंह ने जागीर की लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। जब तक तात्या नाना साहब के साथ थे वे अंग्रेजों से कभी नहीं हारे। अंग्रेज तात्या टोपे जी को 2800 मील तक पीछा करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए थे। वीर शिवाजी के राज्य में जन्मे तात्या टोपे जी ने उनकी पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों का सामना किया। झांसी पर ब्रिटिश आक्रमण होने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या जी से सहायता मांगी। तब तात्या जी ने 15,000 सैनिकों की टुकड़ी झांसी भेजी। झांसी पर ब्रिटिश आक्रमण होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या जी से सहायता मांगी। तब तात्या जी ने 15,000 सैनिकों की टुकड़ी झांसी भेजी, लेकिन इससे पहले ये स्थिर हो पाते वे जनरल यूरोस से हार गईं। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। 7 अप्रैल 1959 को तात्या जी को गिरफ्तार कर लिया गया और शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1860 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वीर साहसी तात्या जी को आज भी उनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, भारत का इतिहास ऐसे तमाम वीर पुरुषों और वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। अमृत महोत्सव का उद्देश्य उनके बलिदान से जन जन को अवगत कराना है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं एक ऐसी ही वीरांगना ताना रानी की। ताना रानी का जन्म पटना शहर के पास सारण गांव में हुआ था। ताना रानी ने अपने गांव और आसपास की महिलाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 12 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने और उनके पति ने सीवान पुलिस स्टेशन के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए मार्च का आयोजन किया। पुलिस ने उन्हें झंडा फहराने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जब वे काबू नहीं पा सके तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें उनके पति फलेंदु बाबू को भी गोली लगी और वे घायल हो गए। इसके बावजूद ताना रानी ने अपनी साड़ी के कपड़े से फलेंदु बाबू के घाव पर पट्टी करने के बाद ताना रानी ने पुलिस स्टेशन तक अपना मार्च जारी रखा, जहां उन्होंने झंडा फहराने का प्रयास किया। वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके पति की चोटों से मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 1942 को छपरा में देश के लिए उनके पति के बलिदान के सम्मान में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। वे 15 अगस्त 1947 भारत के विभाजन तक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी रही। जब तक सांसें चलें भारत माँ तुझे प्रणाम करूं, अगर हो जाऊं शहीद तो तिरंगे में लिपटकर तेरा गुणगान करूं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेजों की कायरता का
भरपूर जवाब देने वाले शहीद आजम उधम सिंह की। जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को उसी की सरजमी पर गोली से भून डाला और अपने 21 सालों का संकल्प पूरा करते हुए अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम नाम के गांव में हुआ था। पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद 1901 में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और फिर 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया, जिसके बाद उन्हें और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के एक अनाथालय में डाल दिया गया। दोस्तों, उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था, लेकिन अनाथालय में शिक्षा देकर उन्हें उधम सिंह का नाम दे दिया गया। आगे चलकर हाई स्कूल पास करने के बाद 1919 में उन्होंने उस अनाथालय को छोड़ दिया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1919 को करीब 20,000 स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के रोलैक्ट एक्ट का विरोध किया। अंग्रेजों के रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था और वहीं पर उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन तभी उस समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी सेना को बिना किसी पूर्व सूचना देके शांति से बैठे लोगों पर सभा में अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद अंग्रेज सिपाहियों ने लगातार 20 मिनट तक भारतीयों पर गोली चलाई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। दोस्तों, गोलियों से जो मर गए वो तो अलग हैं, लेकिन भगदड़ में दब जाने की वजह से भी सैकड़ों लोगों की जान गई। और जब गोलियां चली तब जलियांबाग में घुसने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और चारों तरफ से वह मैदान दीवारों से घिरा हुआ था और उस मात्र एक छोटे से दरवाजे पर भी जनरल ने रोक लगवा दी थी और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसे तोप से उड़ा दिया जाता था। जब लोगों ने देखा कि कहीं से भी वे बाहर नहीं निकल सकते तो वहां एक कुआं था। जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में बचने की बजाय लाशों का ढेर लग गया। इस पूरे कांड में उधम सिंह की जान बच गई थी। उस वक्त वे करीब 20 साल के थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्होंने संकल्प लिया कि जिस डायर ने मेरे देश के नागरिकों की बेदर्दी से हत्या की है, इस डायर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और यही मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। आगे चलकर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने लगे। आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई का भी काम किया और कुछ पैसे जुटाए ताकि वे जनरल डायर को मारने के लिए हथियार खरीद सकें और फिर उन्होंने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कई देशों की यात्रा भी की, जिनमें उन्हें अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की जेल भी हुई। लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार 21 सालों के बाद 13 मार्च 1940 को वह मौका आ गया। लंदन के एक शहर में जनरल डायर के सम्मान में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां उधम सिंह एक किताब में अपनी बंदूक छुपाकर वहां पहुंच गए और थोड़ी देर बैठने के बाद बड़े ही आराम से स्टेज की तरफ गए। लगातार 3 गोलियां चलाकर डायर को मार गिराया और मारने के बाद उन्होंने बड़े आराम से खुद को सरेंडर कर दिया। दोस्तों, अगर उधम सिंह चाहते तो वहां से वो डायर को मारने के बाद भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इस बात को कोर्ट में पूछा गया कि तुम डायर को मारने के बाद भाग सकते थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उधम सिंह ने जवाब दिया, मेरी फांसी चढ़ने से मेरी तरह ही हजारों उधम सिंह मेरे देश में जन्म लेंगे। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन दोस्तों वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव के बहाने आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले कुछ महान क्रांतिकारियों को याद करने का।
देश का इतिहास ऐसे अनगिनत वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव त्याग और बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। आज हमारे दिलों में विराजमान कुछ वीर वीरांगनाओं की गाथा हमारे जिह्वा तक आई, लेकिन युगों युगों तक आज के इस कार्यक्रम की परिधि से छूट गए ऐसे अनेक बलिदानियों की गाथा हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त अभय रजक को अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।